स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की जियो का चैप्टर 10 जिसका नाम है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। तो इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और आई होप अभी तक के आपके जो चैप्टर 9 तक मैंने करवा दिए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 10, उसके सबसे पहले हम 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि वायुमंडलीय भार किसे कहते हैं। वायुमंडलीय भार क्या होता है? तो देखिए, वायुमंडल के माध्यम से पृथ्वी पर डाले जाने भार को वायुमंडलीय भार कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर जो भार, जो दबाव डाला जाता है वायुमंडल से, उसे कहते हैं वायुमंडलीय भार। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, दाब प्रवणता से क्या कहते हैं? यानी दाब प्रवणता जो है वो क्या होती है? दो समदाब रेखाओं के दो बिंदुओं के मध्य वायु दाब में परिवर्तन को दाब प्रवणता कहते हैं। दो समदाब जो रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं के दोनों बिंदुओं के बीच में, मतलब एक रेखा और दूसरी रेखा के बीच में जो वायु दाब लगता है उसे कहते हैं दाब प्रवणता। ठीक है। उसके बाद 1 मार्क्स के हमारे 2 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो ये हैं कि समदाब रेखा किसे कहते हैं, वायु दाब मापने की इकाई क्या है। ठीक है। तो देखिए, समदाब रेखा क्या है? वह काल्पनिक रेखा जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलती है। यानी कि समदाब रेखा वह रेखा है, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो हमारे समुद्र होते हैं उनके समुद्र तल के बराबर में जो घटे हुए होते हैं, मतलब उसी आकार के जो होते हैं, वहाँ पे ऐसे स्थानों पे जो वायुदाब लगता है उन्हें समदाब रेखाएं कहते हैं। फिर आती है वायुदाब मापने की इकाई क्या होती है। तो वायुदाब मापने की इकाई होती है मिलीबार, तथा व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली इकाई को, मतलब देखिए, वैसे तो वायुदाब मापने की इकाई है मिलीबार, लेकिन जब बड़े तौर पे इसको हम मापते हैं तो उसे मापा जाता है किलो पास्कल में, जिसे HPA में लिखा जाता है। ठीक है। तो ये थे हमारे 1 मार्क्स के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। बात करते हैं 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सबसे पहला हमारा प्रश्न है, भूविक्षेपी पवनें जो होती हैं वो क्या होती हैं? यानी कि भूविक्षेपी पवनें किससे कहते हैं? ठीक है। तो देखिए आंसर, इन पवनों का वेग व उनकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का परिणाम है। यानी कि ये पवनें जो होती हैं उनकी वेग और उनकी दिशा से उत्पन्न होती हैं। ठीक है। पृथ्वी की सतह से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में ये पवनें धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती हैं तथा दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल से नियंत्रित होती हैं। यानी कि ये जो पवनें हैं वो वायुमंडल के 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर नियंत्रित होती हैं, मुक्त होती हैं वहाँ पे। ठीक है। और ऐसा किसकी वजह से होता है? वायुमंडलीय भार की वजह से, यानी कि दाब प्रवणता की वजह से और कोरियोलिस बल की वजह से। जब समदाब रेखाएं सीधी हों तथा घर्षण का प्रभाव ना हो तो दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है तथा फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बहती हैं। यही पवनें भूविक्षेपी पवनें कहलाती हैं। यानी कि जो समदाब रेखाएं सीधी होती हैं, ठीक है, उन पर कोरियोलिस बल का प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव के बाद जो ये रेखाएं समानांतर बहती हैं, ऐसी ये जो पवनें उत्पन्न होती हैं उन्हें कहते हैं भूविक्षेपी पवनें। ठीक है। तो भूविक्षेपी पवनें क्या हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, समुद्र व स्थल समीर में अंतर बताइए। समुद्र समीर और स्थल समीर में क्या अंतर है? तो सबसे पहले बात करते हैं स्थल समीर की। स्थल समीर में प्रायः रात में चलती हैं। यानी कि जो स्थल समीर होता है, यहाँ पे जो पवनें होती हैं वो रात में चलती हैं तथा ये स्थल समीर स्थल भाग से समुद्र की ओर चलते हैं। यानी कि जो स्थल समीर होते हैं ये कहाँ से? स्थल समीर भाग से समुद्र की ओर चलती हैं। ऊष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल व समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दिन के समय में स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा ज़्यादा गर्म होता है, अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती हैं तथा निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यानी कि ऊष्मा की वजह से क्या होता है कि दिन के समय में जो स्थल वाला भाग होता है वो समुद्र की अपेक्षा में ज़्यादा गर्म होता है और रात के समय में समुद्र गर्म होता है। ठीक है। फिर वहीं अगर हम समुद्र समीर की बात करें तो समुद्र समीर में क्या होता है, यद्यपि इसकी अपेक्षा जो समुद्र होते हैं वो अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं। किसकी? स्थल की अपेक्षा जो समुद्र होते हैं वो ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायुदाब बनता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है तथा पवनें समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रभावित होती हैं। यानी कि जो समुद्र समीर होता है इसके तहत क्या होता है कि जो पवनें होती हैं वो समुद्र से स्थल की तरफ प्रवाहित होती हैं।
रात्रि में इसके एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाता है और दाब प्रवणता से स्थल से समुद्र की तरफ होने वाला स्थल समीर प्रवाहित होता है। ठीक है, मतलब कहने का ये है स्थल समीर और समुद्र समीर में अंतर सिर्फ इतना सा है। स्थल समीर की तरफ से जो हवाएं समुद्र की तरफ जाती हैं, रात के समय में जो ये जो हमारा स्थल होता है वो दिन के समय में स्थल गर्म होता है और रात के समय में ठंडा होता है। अपेक्षाकृत जो समुद्र होता है ये उलट होता है। ठीक है, तो समुद्र व स्थल समीर में क्या अंतर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं 3 मार्क्स के हमारे तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तड़ित झंझा और टॉर्नेडो में क्या अंतर है। तड़ित झंझा और टॉर्नेडो में क्या अंतर है? तो देखिए, तड़ित झंझा उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संभन के कारण उत्पन्न होते हैं। तड़ित झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षी मेघ है जो गरज व बिजली उत्पन्न करते हैं। जब यह बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं जहां तापमान 0 से कम रहता है तो इससे ओले बनते हैं और ओलावृष्टि होती है। आर्द्रता कम होने पर ये तड़ित झंझा धूल भरी आंधियाँ लाते हैं। तड़ित झंझा क्या होगा, ये एक तरह से वर्षा कपासी मेघ होते हैं जो कि बिजली और गरज उत्पन्न करते हैं, और जब ये अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं जहाँ तापमान 0 होता है तो क्या होते हैं, ओले बरसते हैं, यानी कि बर्फ़ गिरती है छोटी छोटी सी, तो यही तड़ित झंझा कहलाता है। ठीक है, फिर वहीं टॉर्नेडो क्या होता है, टॉर्नेडो के अंतर्गत ये जो भयानक तड़ित झंझा आते हैं इनसे कभी कभी वायु आक्रामक रूप में हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती है। इसमें केंद्र पर अत्यंत कम वायु दाब होता है और यह व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं। इस परिघटना को टॉर्नेडो कहते हैं। यानी कि जो तड़ित झंझा होता है जब ये अपना रूप भयानक कर लेती है तो इसी परिघटना को टॉर्नेडो कहते हैं। टॉर्नेडो जो होता है वो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी पर नहीं, बल्कि पृथ्वी पर भी होते हैं, लेकिन जो मध्य अक्षांश होते हैं वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। समुद्र पर जो हमारे समुद्र होते हैं वहाँ पे इस टॉर्नेडो को जल स्तंभ कहा जाता है। ये आक्रामक तूफान, वायुमंडलीय ऊर्जा वितरण में भिन्नता या अस्थिर वायुदाब के व्यवस्थित होने की अभिव्यक्ति से पता चलता है। ठीक है, तो तड़ित झंझा और टॉर्नेडो क्या है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 3 मार्क्स की हमारी ये थे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों बात करते हैं 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। 5 मार्क्स में सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, यानी कि जो हमारी वायु होती है, वायु के प्रकारों को, उनकी दिशा और उनके वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो पवनें होती हैं वो उच्च दाब से कम दाब की ओर प्रभावित होती हैं। पृथ्वी पर धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है जो पवनों की गति को प्रभावित करता है, यानी कि एक तो घर्षण बल से पवनों की गति प्रभावित होती है। इसके साथ पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है, यानी कि पृथ्वी का घूर्णन पवनों के वेग को प्रभावित करता है, जिसे हम कोरियोलिस बल कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें 3 मुख्य प्रभावों के द्वारा प्रभावित होती हैं। ठीक है, एक है दाब प्रभाव, दाब प्रवणता प्रभाव, और एक है घर्षण बल, दूसरा है हमारा कोरियोलिस बल। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं दाब प्रवणता प्रभाव। वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है, यानी कि वायुमंडलीय जो दाब होता है उसमें जब भिन्नता आती है तब वह एक बल उत्पन्न करता है जो कि दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दाब प्रवणता को घटाता है। जब समदाब रेखाएं जो होती हैं हमारी वो पास पास होती हैं वहाँ दाब प्रवणता अधिक होती है, बस समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता कम होती है। यानी कि जो दाब प्रवणता है वो वायु की वेग गति को दोनों को प्रभावित करती है। कहाँ पे तब प्रभावित करती है, जब 2 समदाब रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर दाब प्रवणता अधिक होती है, यानी कि वहाँ पे पवनों की दिशा और गति दोनों ही प्रभावित होती हैं। लेकिन जब ये दूर हो जाती हैं तो नॉर्मल हो जाता है। फिर आता है घर्षण बल, यह पवनों की गति को प्रभावित करता है। घर्षण बल जो है वो पवनों की गति को प्रभावित करता है। धरातल पर घर्षण बल सर्वाधिक होता है और इसका प्रभाव प्रायः धरातल से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। समुद्र सतह पर यह घर्षण न्यूनतम होता है। घर्षण बल जो होता है यह पवनों की गति को प्रभावित करता है एवं धरातल पर घर्षण सबसे अधिक होता है और इसका जो प्रभाव होता है वो धरातल से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, लेकिन समुद्र सतह पर घर्षण न्यूनतम होता है। ठीक है, फिर तीसरा प्रभाव आता है कोरियोलिस बल का प्रभाव। अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जो पृथ्वी होती है हमारी वो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी पर विषुवत रेखा के पास कोई भी बिंदु सर्वाधिक तीव्र गति से संचलन करता है। इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पवनों के नीचे प्रभावित होता है, यानी कि कोरियोलिस बल जो है वो अपने अक्ष पर, जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूमती रहती है। पृथ्वी पर विषुवत रेखा के पास कोई भी बिंदु जो सर्वाधिक तीव्र से गति संचालित करता है
उसके अतिरिक्त जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो पवनों की नीचे की तरफ प्रभावित करता है, यानी कि उनकी गति और दिशा को कोरियोलिस बल दोनों ही प्रभावित करता है। ठीक है, तो पवनों की दिशा और वेग को प्रभावित करने वाले कार्य कौन कौन से थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। एक है दाब प्रवणता प्रभाव, एक है घर्षण बल और एक है कोरियोलिस बल। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति केवल समुद्रों पर ही क्यों होती है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के किस भाग में मूसलाधार वर्षा होती है और उच्च वेग की पवनें चलती हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, तो देखिए दो प्रश्न है इसमें। सबसे पहले प्रश्न का आंसर देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति केवल समुद्रों पर ही क्यों होती है। तो देखिए आंसर, स्थलीय भागों की अपेक्षा समुद्री भागों में उच्च वायुदाब पाया जाता है, यानी कि स्थल की अपेक्षा समुद्र भागों में जो वायुदाब होता है वो उच्च पाया जाता है, एवं ये पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती हैं। इसलिए समुद्री भागों के उच्च दाब की पवनें स्थल भाग की निम्न वायुदाब की ओर चलते हैं। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि समुद्र पर जो वायुदाब होता है वो अधिक होता है, ये जो वायुदाब होता है वो समुद्र से स्थल की ओर प्रभावित होता है। ठीक है, इसलिए जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो समुद्रों पर आते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऐसे क्षेत्र में बनते हैं जहां उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्व की सन्मार्गी पवनें चलती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ बनते हैं? ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे जो उत्तर पूर्व और जो दक्षिण पूर्व की सन्मार्गी पवनें हैं वहाँ मिलती हैं। इस क्षेत्र को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र हो वहाँ पर ये चक्रवात बनते हैं। समुद्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों से पवनें तेज़ी से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों की तरफ प्रभावित होती है तो चक्रवात पैदा होते हैं। यानी कि समुद्र से उच्च वायु दाब वाली जो पवनें हैं वो तेज़ी से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों की तरफ बहती हैं, जो हमारी पृथ्वी की सतह है उसकी तरफ, तो चक्रवात पैदा होते हैं। ठीक है, फिर आगे है, समुद्र में हमेशा स्थल की अपेक्षा उच्च वायुदाब रहने की वजह से चक्रवात समुद्र क्षेत्रों में ही उत्पन्न होता है। क्या बताया यहाँ पे कि जो समुद्र होता है उसमें हमेशा स्थल की अपेक्षा उच्च वायुदाब रहता है, जिसकी वजह से चक्रवात उत्पन्न होता है। समुद्री क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न होने की वजह से वहाँ से चलने वाली पवनों में जलवाष्प भरी रहती है, जिसकी वजह से चक्रवाती पवनों से समुद्री तटवर्ती भागों में काफ़ी वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात से भारत के पूर्वी तट तथा चीन के दक्षिण पूर्वी तट पर काफ़ी वर्षा होती है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं इनकी वजह से भारत के पूर्वी तट तथा चीन के दक्षिण पूर्वी तट पर काफ़ी वर्षा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा 5 मार्क्स का कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति केवल समुद्र में ही क्यों होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के किस भाग में मूसलाधार वर्षा अधिक होती है, तो वो कहाँ पे होती है? वो होती है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में। ठीक है, और क्यों होती है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों आज का हमारा ये चैप्टर 10 जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। यही आपको कर लेने और यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपके अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।